नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राममूर्ति और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिर से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। किसी शायर का एक मुझे कथन याद आता है। किसी शायर ने, लेखक ने या कवि ने कहा है कि सफलता की राह में विश्राम का समय नहीं होता है। सफलता की राह में विश्राम का समय नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, इस बात से आपको और मेरे को सीखना है कि जब तक अपने को अपनी मंजिल नहीं मिलती है तब तक पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आज का वीडियो बनाकर लाई हूँ मैं वंशानुक्रम के नियम और वातावरण पर। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वंशानुक्रम और आज का वीडियो है वंशानुक्रम के नियम और वातावरण में। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। आज का अपना बिंदु है वंशानुक्रम के नियम। कई सारे वंशानुक्रम के नियम हैं, उनमें से 5-6 मैं लेकर आई हूँ। तो एक एक को पढ़ते हैं और विस्तार से आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम के नियमों में पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता के नियम को जनन द्रव्य का नियम, अमरता का नियम और निरंतरता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के प्रवर्तक है बिजमैन और बिजमैन ने प्रयोग किया है चूहों पर। बिजमैन ने कुछ चूहे पाले और फिर कई पीढ़ियों तक पैदा होने वाले चूहों की पूंछ काटता गया, परंतु कभी भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जो बिना पूंछ वाली हो। इस सिद्धांत के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर बिजमैन ने सिद्ध किया कि माता पिता से जनन द्रव्य संतानों के रूप में निरंतर बना रहता है, यानी कि माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में जीवन अमर है। इसलिए इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा नियम है विद्यार्थियों अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के प्रवर्तक है लेमार्क और लेमार्क ने प्रयोग किया है जिराफ की गर्दन पर। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि पहले जिराफ की गर्दन ऊंट के गर्दन के समान ही लंबी होती थी, परंतु जिराफ के द्वारा इसका बार बार प्रयोग करने के कारण इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और वर्तमान समय में जिराफ की संतानों की गर्दन जन्मजात लंबी होने लगी। ठीक इसी प्रकार से समाज में माता पिता जिस किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति प्राप्त करते हुए कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं और यह गुण उनकी संतानों में संक्रमित हो जाते हैं। यह है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है मेंडल का नियम, जिसे मौलिक गुणों का नियम भी कहते हैं या मौलिक गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक है मेंडल और मेंडल चेकोस्लोवाकिया में चर्च में पादरी थे। ये डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया है, इसकी थ्योरी आगे लिखी हुई है। मेंडल ने लंबे और बोने मटर के पौधों को
एक साथ करके बोया और प्राप्त परिणाम में देखा कि अगली पीढ़ी के सभी पौधे औसत या संकर लंबाई के हैं। फिर मेंडल ने औसत या संकर लंबाई के पौधों को बोया तो प्राप्त परिणाम में देखा कि अगली पीढ़ी के सभी पौधों में से 25% लंबे, 50% औसत और 25% बोने थे। फिर मेंडल ने तीसरी बार में औसत लंबाई के पौधों को वापस बोया और प्राप्त परिणाम में देखा कि अगली पीढ़ी के सभी पौधों में से 50% लंबे और 50% बोने थे, यानी कि एक भी संकर या औसत लंबाई का पौधा नहीं बचा। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने सिद्ध किया कि प्रत्येक प्रजाति में तीसरी पीढ़ी आते आते अपने जन्मजात मौलिक गुण प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे नानी के गुण नातिन में मिलते हैं और दादा के गुण पोते में मिलते हैं। इसकी थ्योरी मैं बताती हूँ आपको। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है, मैंने ओरल में आपको बताया है। मेंडल ने लंबे और बौने पौधे वाले मटर के बीजों को एक साथ बोया और फिर उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया उसमें देखा कि प्राप्त होने वाली अगली पीढ़ी के पौधे संकर या औसत लंबाई के हैं। फिर इन बीजों को बोया गया तथा पैदा होने वाली अगली पीढ़ी के पौधों में 50% संकर, 25% बोना और 25% लंबे पौधे थे। जब बचे 50% संकर बीजों को तीसरी बार बोया गया तो प्राप्त होने वाले पौधों में आधे लंबे और आधे बोने पौधे थे, एक भी संकर नहीं बचा। और यही बात मैंने आपको भी बताई है अभी। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने सिद्ध किया कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी आते आते उसके जन्मजात मौलिक गुण वापस प्रकट हो जाते हैं। जैसे नानी के गुण नातिन में और दादा के गुण पोते में देखने को मिलता है। अगला नियम है समानता का नियम। समानता के नियम को समान प्रतिमान का नियम भी कहते हैं और ये नियम है सोरेंस के अनुसार। सोरेंस के अनुसार सभी प्राणियों में माता पिता के समान ही आकृति, प्रतिरूप और स्वरूप वाली संतानें होती हैं। जैसा माता पिता होते हैं वे अपने जैसी ही संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य और पशु के पशु, पक्षी के पक्षी। अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम, जिसे विपरीत गुणों का नियम भी कहते हैं और इसके समर्थक है सोरेंस। कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत गुण प्रकट हो जाते हैं, जो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं और व्यवहारिक भी हो सकते हैं। व्यवहार में संतानें माता पिता से ठीक विपरीत प्रकार के लक्षण प्रकट करती है। जैसे उदाहरण से समझिए, हिरण्यकश्यप के वक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। अगला नियम है विभिन्नता का नियम, जिसका दूसरा नाम है असमानता का नियम। इसके प्रवर्तक है डार्विन और लेमार्क। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी या किसी किसी विशेषता में माता पिता व संतानों में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जो रंग, रूप और कद काठी में होने वाली असमानता को दर्शाते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आनुवंशिकता के नियम। अब बढ़ते हैं अपन वातावरण की ओर। दूसरा कारण था वातावरण और अब पढ़ते हैं अपन वातावरण को। वातावरण का पर्यायवाची होता है पर्यावरण। हम जिस परिवेश में निवास करते हैं उस परिवेश के उन सभी कारकों को
जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है वातावरण कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा है रोज की। रोज का स्टेटमेंट है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो बालक को जन्म लेते ही घेर लेती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अगला स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। अब है वातावरण के प्रकार। वातावरण दो प्रकार का होता है, एक तो है गर्भकालीन वातावरण और दूसरा है जन्म के बाद का वातावरण। बात की जाए गर्भकालीन वातावरण की, तो गर्भ में बालक सीधे तौर पर माँ से प्रभावित होता है। इसलिए जैसे माँ का आहार, माँ का स्वास्थ्य, माँ द्वारा शराब तथा तंबाकू का सेवन करना, माता पिता की आयु, माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ तथा माता की अभिवृत्तियाँ, माता पिता का व्यवहारिक जीवन आदि गर्भकालीन वातावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है जन्म के पश्चात का वातावरण। जन्म के पश्चात के वातावरण में पहला बिंदु है पारिवारिक वातावरण। इसमें फ्रोबेल ने कहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ये बात किसने कही है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है, तो आंसर आएगा फ्रोबेल। दूसरा स्टेटमेंट है पेस्टालॉजी का। पेस्टालॉजी कहते हैं कि परिवार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। बालकों को मिलने वाला लाड प्यार परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध है। ये क्या है? पारिवारिक वातावरण। आगे बढ़ते हैं विद्यालय वातावरण की ओर। अगला बिंदु है अपना विद्यालय का वातावरण। जैसे बालक में सामाजिकता की प्रक्रिया का प्रारंभ परिवार से होता है। आप और हम सब जानते हैं कि बालक का जन्म परिवार में होता है, तो सामाजिक प्रक्रिया भी परिवार से शुरू होती है। लेकिन वर्तमान में इस प्रक्रिया यानी सामाजिक प्रक्रिया का मुख्य घटक जो होता है वो विद्यालय को माना गया है। बात आए मुख्य घटक की तो विद्यालय आएगा, और बात आए सामाजिक प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है तो आंसर आएगा परिवार। विद्यालय वातावरण में आता है अध्यापक का दृष्टिकोण। अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा है? व्यवसाय के प्रति भी और विद्यार्थी के प्रति भी। दूसरा है अध्यापकों का आपसी व्यवहार। तीसरा है अध्यापक की संवेगात्मक बुद्धि। ये वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगला है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। बात की जाए सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण की, जैसे परिवार की सामाजिक स्थिति, जाति, प्रथा, लिंग भेद, अंधविश्वास, सामाजिक मान्यताएं व कुरीतियाँ, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, आस पड़ोस व रिश्तेदारी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण में जैसे एक बालक को मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार, अभिप्रेरणा, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, दंड इत्यादि विकास के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। अगला वातावरण है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कार है एवं सभी आधुनिक उपकरण। अगला और लास्ट है जलवायु वातावरण। ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे, चुस्त, लंबे, साहसिक तथा मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग सामान्य होते हैं, नाटे होते हैं, आलसी होते हैं, कदकाठी में नाटे होते हैं। इस तरह जलवायु प्रभावित करती है। तो ये था विद्यार्थियों आज का वीडियो। आशा और उम्मीद करती हूँ
कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मैं बार बार अनुरोध करती हूँ आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछें और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। मैंने आपकी सफलता में सहयोग के लिए ही अपना चैनल चलाया है और मैं आपकी अधिक से अधिक हेल्प करना चाहती हूँ। रीज़न मैंने बता ही दिया है, पहले भी बता दिया और बता देती हूँ। जो मेरा पहला स्टूडेंट है वो मेरा भाई था और वो भाई टीचर बन गया है। मुझे बेहद खुशी है और इसी खुशी से मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।